नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुने जा रहे हैं दलित कहानी के अंतर्गत ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध मार्मिक कहानी बैल की खाल। यदि किसी को दलित साहित्य के बारे में अध्ययन करना है तो वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी, कविताएं और यहाँ तक कि उनकी जीवनी जो कि जूठन के नाम से लिखी गई है, यदि उसको पढ़ेगा तो उसे दलित साहित्य के मर्म और उसकी व्यथा कथा का पता चलता है। किस प्रकार दलितों को प्रताड़ित किया जाता था, वो लोग भोजन तक को तरसते थे, जूठन खाकर बसर करते थे। तो ऐसी ही मार्मिक कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत एक कहानी है बैल की खाल, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं कहानी पर। और कहानी पर पहुंचने से पहले आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल पर दलित साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ उपस्थित हैं, तो आप उन्हें अवश्य सुनें। इसके साथ साथ ही यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में तथा अन्य पाठ्यक्रमों में लगी महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप उन्हें भी सुनें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। सुबह से दोपहर हो गई, काले और भूरे का कहीं अता पता नहीं। चारों ओर उनकी खोज हो रही है। गांव के बीचों बीच कुएं के पास पंडित बिरज मोहन का बैल बीच रास्ते मर गया। तड़के मुंह अंधेरे पंडित बिरज मोहन का हाली हल और बैल लेकर खेत जोतने निकला था। कुएं के पास से बैल को उसने टिटकारी दी। कुएं के पास खड़ंजे पर फिसलन थी। बैल का पांव फिसला और गिर पड़ा। हाली ने बैल को खड़ा करने की बहुत कोशिश की। बैल बूढ़ा और कमजोर था, पसली में चोट लग गई और मर गया। पंडित बिरज मोहन खबर मिलते ही दौड़ते हुए आए। खेतों की जुताई के वक्त बैल का मर जाना किसी हादसे से कम न था। पंडित जी पर जैसे गाज गिर पड़ी। रास्ते में बैल को कुएं के पास से हटाना जरूरी था। काले और भूरे की तलाश शुरू हो गई। वे दोनों ही तो थे जो पूरे गांव में मरे हुए बैल या जानवर को खींचकर गांव से बाहर ले जाते थे। जब तक बैल जीवित था तो कोई बात नहीं थी। कल तक उनके लिए अन्न उगाने वाला बैल मरते ही अपवित्र हो गया, जिसे छूना तो दूर, उसके पास खड़ा होना भी किसी पाप से कम नहीं था। सूरज सिर पर पूरी ऊंचाई से चढ़ गया। कुएं के पास पड़े बैल पर मक्खियां भिनभिनाने लगी। काले और भूरे का कहीं पता नहीं। 3 बार पंडित बिरज मोहन स्वयं उनके घर जा चुके थे। हर बार एक ही जवाब मिलता था, कहीं गए हैं। वे दोनों गांव भर के लिए अचानक महत्वपूर्ण हो गए। जैसे जैसे धूप चढ़ रही थी, कुएं के पास पड़ा मृत बैल गंधियाने लगा। गांव भर में मायूसी का माहौल फैल गया। हर कोई काले और भूरे को कोस रहा था। गांव की कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर उन्हें ना ढूंढा गया हो। आखिर वे गए तो कहाँ? उनकी महत्ता का एहसास आज गांव को हो रहा था। गांव में किसी का भी मवेशी मरे तो उसे उठाकर गांव से बाहर ले जाना उनकी जिम्मेदारी थी। उसके बदले उन्हें कोई पैसा या अनाज भी नहीं मिलता। यह काम उनके पुरखे कई पीढ़ी से करते चले आ रहे हैं, निष्प्रभ भाव से। मृत मवेशी की खाल उतारने और शहर ले जाकर उसको बेचने में उनको थोड़ा पैसा मिलता था। शहर में चमड़े की रंगाई सफाई का बड़ा कारोबार था, जिसमें शहर के नामी गिरामी व्यापारी लगे हुए थे। चमड़े के जो भी दाम मिलते उससे ही उनकी जीविका चलती। गांव के बड़े बूढ़े बैल को कुछ ज़्यादा ही लेकर चिंतित हो रहे थे। अगर शाम तक बैल यहीं पड़ा रहे तो क्या होगा? सुबह से लोगों ने पानी तक नहीं पिया था कुएं से। दोपहर को सूरज ढलने लगा, परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगी। ब्रिज मोहन की आंखों में निराशा को तोड़ती हुई चमक दिखाई पड़ी। सामने गली से काले और भूरे चले आ रहे थे। उनके चेहरे बुझे हुए, आंखें गड्ढों में धसी हुई, सख्त हाथों की हथेलियां चौड़ी और मांस विहीन थी, जिससे नसें और अधिक उभरी हुई दिखाई पड़ रही थी। दोनों ने घुटने तक मटमैली सफेद धोती का टुकड़ा लपेट रखा था। कमर के ऊपर कमीज की जगह पुराने किस्म की बंडी नुमा चीकट बनियान पहन रखी थी, जिसमें जगह जगह छेद हो गए थे। उनके पैरों से विपन्नता झलक रही थी। वे सीधे आकर बैल के पास रुके। भूरे के हाथ में मोटे बांस की एक लंबी सी बाही थी। वह कहाँ मर गए थे भोसड़ी के? तड़के से ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते घोड़े टूट गए हैं। अब इब आ रहे हैं महाराज। महाराज त्योरियों, अब आइयो, इस बैल को कौन उठावेगा? तुम्हारा बाप। पंडित बिरज मोहन उन पर बिफर पड़ा। बिना उत्तर दिए काले ने अपनी कंधे पर रखी मोटी रस्सी उतारी और मृत बैल के आगे के दोनों पैर एक साथ मिलाकर बांधने लगा। बैल के पांव अकड़ गए थे। उन्हें एक साथ मिलाने में काफी ताकत लगानी पड़ रही थी। बैल को कसकर बांधने के बाद रस्सी का दूसरा छोर उसने भूरे की ओर उछाला। भूरे ने दोनों पैरों को एक साथ बांधकर मिलाया
और इशारे से काले को बाहें उठाने के लिए कहा। समूचा गांव खड़ा उनका करतब देख रहा था। देखते ही देखते उन दोनों ने बैल को कंधे के पांव बाही में फंसाए और पालकी की तरह उसको उठाकर दुल की चाल चले जा रहे थे। गांव के लोगों को राहत की सांस मिली। गांव के दक्षिण छोर पर से होता हुआ नाला बरसात को छोड़ पूरे साल सूखा रहता था। इसी नाले में उन्होंने बैल को लाकर डाल दिया। वे दोनों काफी थक गए थे। 2 घड़ी सुस्ताने लगे। काले ने जेब से आखिरी बची हुई बीड़ी निकाली, जिससे दोनों साझे रूप से पीने लगे। उनके पीछे पीछे गांव के 4-5 कुत्ते भी आ गए थे, जो बैल के आसपास मंडरा रहे थे। भूरे का पूरा ध्यान कुत्तों पर था, कहीं कोई मुंह न मार दे। काले ने बैल के पास से रस्सी खोलकर अलग कर दी। छुटकी छुरी लेकर आया। उसके हाथ से छुरी चाकू लेते हुए भूरे ने कहा, छुटकू तू घर जा, हम यहाँ से सीधे शहर जाएंगे। आड़ में देर हो जाएगी, सौदा सुलभ भी वहीं से लेते आवेंगे। काले ने भूरे के हाथ से छुरी ली, उसकी धार पर उंगली फिराई। धार कुछ कम थी। नाले में पड़े एक बड़े से पत्थर पर छुरी को घिस धार तेज की। भूरे ने बैल के मुंह से शुरू कर पेट तक एक लंबा चीरा लगा दिया। ये खाल उतारने में सिद्धार्थ थे। कैसा भी जानवर हो, उसे केले की तरह छील देते थे। खाल इस खूबी से उतारते थे कि उसमें कहीं जरा सा भी नुस्ख नहीं आने पाता। जरा सा भी खाल कहीं खट पड़ जाए तो उसके दाम कम हो जाते थे। ये कला उन्होंने अपने बाप से सीखी थी। दोनों काम में जुट गए। धूप की तपिश कम न हुई, पोर पोर पसीने से भीग गया। खाल अभी आधी भी नहीं उतर पाई थी कि आकाश से गिद्धों के झुंड उतरने लगे। देखते ही देखते झुंड के झुंड गिद्ध डेरा डालकर मंडराने लगे। वे कभी कुत्तों को खदेड़ते तो कभी गिद्धों को दूर हटाते, तो दूसरी ओर से कई गिद्ध बैल पर झपट पड़ते। कुत्ते अलग से अवसर की ताक में बैठे रहते। गिद्धों को भगाने के लिए और कुत्तों को भगाने के लिए वे सब आपस में झगड़ते। कुत्ते भी गिद्धों को भगाने में उनका साथ दे रहे थे। कोई कुत्ता गिद्ध पर झपटता तो गिद्ध पंजे पर दौड़ते हुए अजीब सी आवाज में चिल्लाता। खाल उतारते उतारते काफी समय हो गया। सांझ होने में भी देर थी। ताजा खाल को लेकर वे बैल से थोड़ा दूर हट गए। हटते ही गिद्ध बैल पर टूट पड़े। गिद्धों के गले की आवाज भयानक वातावरण बना रही थी। आकाश से गिद्धों का उतरना भी जारी था। उन्होंने गीली खाल को उलट कर नाले की मिट्टी पर फैला दिया ताकि उस पर लगा खून सूख जाए। वे काफी थक चुके थे। उनके पास बीड़ी भी नहीं थी जिसे पी सकें। आजकल उनका हाथ काफी तंग रहने लगा। खाल को लपेटकर उन्होंने एक फटी चादर में गठरी की शक्ल में बांध लिया। काले ने गठरी उठाकर भूरे के सिर पर रख दी। बड़ी सड़क की ओर चल दिए जहाँ नाला सड़क को काटता है। वहाँ एक बड़ी सी पुलिया थी। वे नाले से होते हुए पुलिया तक आ गए। भूरे के सिर पर रखी गठरी से खाल का गीलापन रिस रहा था। भूरे ने गठरी पुलिया की दीवार पर रख दी। दोनों बैठकर शहर जाने के लिए किसी सवारी का इंतजार करने लगे। बस को खाल में लेकर कोई चढ़ने नहीं देता। बस की सवारियां नाक पर कपड़ा रख चिल्लाने लगती। खाली ट्रक या तांगा ही उन्हें शहर ले जा सकता था। धीरे धीरे सांझ होने लगी। दूर से आता हुआ ट्रक दिखाई पड़ा। वे पुलिया से उतरकर सड़क पर आ गए। ट्रक काफी तेज गति से आ रहा था। उन्होंने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक ढेर सारा धुआं उगलता हुआ आगे बढ़ गया। भूरों ने दोनों हाथ से धुएं को मुंह के पास से हटाते हुए भद्दी गाली दी, जो ट्रक के शोर में गुटका रह गई। वे पुलिया पर फिर बैठ गए। दूर से आती गायों के गले की घंटियों की आवाज़ पास आने लगी। गाय गांव की ओर से लौट रही थी। लल्लू गड़ेरिये का यह गोधन सबसे बड़ा था। गांव के लोग लल्लू को गोधन में अपने ढोर डंगर भेजकर निश्चित हो जाते थे। सड़क पार कराने में लल्लू खास ख्याल रखता था। सड़क पर यातायात कुछ ज़्यादा ही था। हर वक्त दुर्घटना होने का डर लगा रहता। गायों के गलों की घंटियां और उड़ती हुई धूल सांझ के धुलहल्के में घर आने लगी। पुलिया पर बैठे काले और भूरे की चिंताएं भी सांझ की तरह गहरी हो रही थी। वे जल्दी शहर पहुंचना चाहते थे, जिससे खाल बेचकर घर के लिए सौदा सुलभ ला सके। कई दिन हो गए, ठीक से चूल्हा तक नहीं जला। जैसे तैसे जिंदगी घिसट रही है। 2 महीने बाद आज यह बूढ़ा बैल मरा है, जिसने उनकी डूबती आशाओं को पल भर के लिए बचा लिया। काले ने गोधन को जाते हुए देख भूरे से कहा, क्या टेम आ गया है। इब तो 2 डंगर भी ना मरते। जिनबे तो जिनावरों का डॉक्टर गांव में आ गया है। मारे तो पेट पर ही लात मार दी सौसरे ने। गांव में जानवरों का डॉक्टर आने से इनका धंधा चौपट होने लगा। घर में फाकों की नौबत आने लगी। गांव का बनिया तो वैसे भी उधारी नहीं देता। अनाज के दाने मांगो
तो भी किससे? गांव भर की नज़र में ये सबसे निकम्मे जीव थे, मरे जानवर की खाल खींचने वाले। पुलिया पर बैठे बैठे अपने ख्यालों में खो गए थे। काले की समझ में बहुत सी बातें नहीं आ रही थी। वह जितना सोचने की कोशिश करता, वो बातें उतनी ही उलझ जाती। भूरे, हमें यो काम छोड़ देना चाहिए। क्यों? जो हमने काम छोड़ दिया तो कौन करेगा? क्या मरे हुए ढोर डंगर गांव में ही पड़े सड़ते रहेंगे? सड़ने दो। इस सड़ांध में हम गले गले तक डूब जाते हैं, किसी को परवाह है? कोई अपने पास बिना बिठावे है। कुछ देर रुककर काले फिर बोला, और वो शहर का लाला 100 बातें सुनावे है। पिछली बार जब वह भैंस की खाल लेके गए थे तो क्या कह रहा था? यह पुड़िया ले जाओ, किसी जानवर को खिला दो, ठे बोल जाएगा। वह सरकारी डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। पूरा राक्षस है, राक्षस लाला। 2-3 ट्रक बिना रुके निकल गए। जैसे जैसे सांझ हो रही थी, उनकी परेशानी बढ़ रही थी। शहर जाकर लौटना भी था। काले कुछ ज़्यादा ही उखड़ा हुआ था। लंबी सड़क पर निगाह जमाते हुए बोला, भूरे, चल कहीं चलते हैं। सुना है दिल्ली गाजियाबाद में बड़े बड़े कारखाने हैं, वहाँ कोई काम तो मिल ही जाएगा। मामचंद का सलेक देखियानी पिछली बार जीब आया था, यहाँ था तो नंगा धड़ंगा घूमता था, और अब तो कमीज पतलून पहनने लगा है। अंग्रेजी कट के बाल रखता है, हाथ में घड़ी बांधता है। क्या कहवे था उस दिन घड़ी को? हैम्टी ऑटोमट, HMT ऑटोमेटिक, अपने आप चलती थी, दिन रात भी न करे है। काले की बात भूरे को ऐसी सुनाई पड़ी जैसे वह कई कोस दूर खड़ा उसे आवाज़ दे रहा हो। उसके ख्यालों में तो गांव के वे बच्चे घूम रहे थे जो बस्ता लिए किलकारियां मारते स्कूल जा रहे हैं। ना जाने कितनी बार स्कूल के पास खड़े होकर उसने छोटे बच्चों को पहाड़े रटते देखा। जब वे एक सुर में बोलते थे तो उसे बहुत अच्छा लगता था। वह सोचता था कि किसी रोज उसका छुटकू भी इसी तरह बच्चों के बीच खड़ा होकर पहाड़े रटेगा। उसने स्कूल के मास्टर से बात भी कर ली थी, बस 2 पैसे आ जाएं तो छुटकू को इस साल स्कूल भेज दे। उसके पास तो स्कूल जाने लायक कपड़े भी नहीं हैं। उन्होंने पुलिया पर बैठे ही सोचा, और पुलिया पर बैठे बैठे उन्हें काफ़ी समय हो गया। शहर जाने वाली कोई भी सवारी अभी तक नहीं मिली। वे जिस गाड़ी को भी रुकने का इशारा करती वह तेजी से निकल जाती। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, उनकी ऊब बढ़ रही थी। इतने दिन बाद आज एक बैल मरा। यदि वे समय पर शहर न पहुंचे तो खाल सड़ भी सकती है। जो 2 पैसे हाथ में आने वाले हैं वो भी निकल जाएंगे। उनकी परेशानी अंधेरे से ज़्यादा गहरी हो गई। दूर खेतों के बीच कच्चे रास्ते पर एक बछड़ी के रंभाने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। शायद लल्लू के गोधन से बछड़ी पीछे छूट गई है। चौकन्नी मुद्रा में बछड़ी दौड़ती दौड़ती चली आ रही थी। वह उसी रफ्तार से बिना रुके पक्की सड़क पर आ गई। पलक झपकते ही तेज गति से आते ट्रक की चपेट में आकर बछड़ी गिर पड़ी। अचानक ब्रेक लगने से ट्रक भी लड़खड़ा गया। ट्रक के गिरते गिरते एक तेज आवाज़ के साथ वे दोनों एक बार ही चीख उठे। कुछ आगे जाकर ट्रक रुक गया। ड्राइवर को गालियां देता हुआ भूरे ट्रक की ओर दौड़ा। ट्रक ने खतरा भांप लिया और एक्सीलेटर दबाकर गति बढ़ा दी। भूरे ने गुस्से में ढेर सारी गालियां ट्रक ड्राइवर को दे डाली। सड़क के किनारे पड़ा ढेला उठा फुर्ती से ट्रक पर दे मारा। ट्रक आगे निकल चुका था। ढेला पक्की सड़क पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। बछड़ी सड़क के किनारे पड़ी तड़प रही थी। उसका सिर एक ओर लुढ़क गया। काले ने बछड़ी की पीठ पर हाथ फेरा। उसकी चिकनी नरम पीठ पर हाथ फेरते हुए काले को लगा जैसे बछड़ी नहीं कोई छोटा बच्चा हो जो दर्द से तड़प रहा है। काले ने भूरे की ओर देखा। भूरे अभी भी दूर खड़ा गालियां बक रहा था। काले ने भूरे को आवाज़ दी, भूरे कहीं से थोड़ा पानी हो तो ले आ, जल्दी कर, देख कैसे तड़प रही है। भूरे पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगा। वह नाले के पास गया। बैल की बची कुची हड्डियों पर भी 2-3 कुत्ते अभी तक लिपटे हुए थे। उनके पास आता देख उसे वे गुर्राने लगे। वह उनसे बचकर नाले की ओर चढ़ गया। खेत में भी सूखे पड़े थे। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। बछड़ी को दर्द से तड़पता देख काले के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक उसके दिमाग में डॉक्टर का ख्याल आया। उसने भूरे को पुकारा, जल्दी आ, डॉक्टर के लेके जाना है, बछड़ी को बहुत चोट लगी। भूरे खाली हाथ लौट आया। वह पसीना पसीना हो गया था। भाग दौड़ में उसकी सांस फूल गई। हाँफते हुए बोला, पानी तो कहीं ना मिला। काले बछड़ी की पीठ सहला रहा था जैसे उसे हौसला बंधा रहा हो। बछड़ी के मुंह से खून रिसकर मिट्टी में बहने लगा। अंधेरे में बछड़ी का खून गहरे रंग का दिखाई दे रहा था। काले, अब डॉक्टर आके क्या करेगा, देख कितना लहू बह गया है। भूरे, तू ज़्यादा अकलमंदी ना दिखा, यहाँ ठहर, मैं जाता हूँ डॉक्टर को लाने। काले की आवाज़ में उत्तेजना थी। काले गांव की ओर जाने के लिए उठा। गांव वहां से करीब 1 कोस दूर था। अंधेरा बढ़ते ही काले घनी चादर में बदल गया।
अंधेरा बढ़ते बढ़ते काले घनी चादर में बदल गया। गांव का इक्का दुक्का बत्ती टिमटिमा रहा था। काले ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। अभी 10-15 कदम भी नहीं गया था कि भूरे की आवाज़ आ गई, काले जल्दी आ। काले उल्टे पांव लौट आया। क्या हुआ? काले ने आते ही कहा। देख ले, अब तो ये हिल भी नहीं रही। भूरे ने सहम कर कहा। बछड़ी का बदन ऐंठ कर शांत हो गया। कोई हलचल नहीं थी। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। उनके बीच खामोशी छा गई। चुप्पी तोड़ काले ने वहाँ वो उठकर खड़ा हो गया। भूरे, तू यहीं ठहर, मैं गांव में खबर करके आता हूँ। उसकी आवाज़ में हताशा थी। अचानक बछड़ी का इस तरह मर जाना उन्हें दुखी कर रहा था। पुलिया पर रखी बैल की खाल पर काले ने एक नज़र डाली। चादर में बंधी बैल की खाल गंधियाने लगी। उसने एक लंबी सांस ली और गांव की ओर चल पड़ा, बछड़ी के मरने की खबर देने। तो इस तरह आपने सुनी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी बैल की खाल। आशा है यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आएगी। इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और यदि कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। तो पूरे आपके समक्ष उपस्थित होंगे फिर इसी तरह एक नए और महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।